नमस्कार, एग्जाम सिलेक्शन 360 पर आपका स्वागत है। मैं हर्षवर्धन आज आपके लिए फिर एक क्लास लेकर आया हूं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं टॉप मोस्ट करंट क्वेश्चन और उसके आसपास जो कुछ घटनाएं घटी हैं मैं आपको बता दूं। हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं, आज कौन सा दिवस है, रूस से हमने क्या हथियार खरीदे हैं, इसके अलावा कौन से देश के नए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की नियुक्ति हुई है। कुछ इस तरह के महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम रोज की तरह हम बात करेंगे कि आज का कुछ ऐतिहासिक बिंदु क्या रहा है। तो 1950 में 13 नवंबर को आज ही के दिन तिब्बत ने चीनी आक्रमण के विरुद्ध में संयुक्त तो राष्ट्र में अपील की थी। उन्होंने बताया था कि चीन हम पर जो है हमला करने वाला है। इसके बाद 1918 में आज ही के दिन ऑस्ट्रिया जो है एक गणराज्य के रूप में दुनिया के सामने आया था। उससे पहले वो गुलाम हुआ करता था। 2004 में क्या हुआ था, 13 नवंबर, 13 और 14 नवंबर की अगर बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति बुश ने फिलिस्तीनी राष्ट्र के निर्माण के लिए 4 साल का समय निर्धारित किया था। तो उसके बाद एक फिलिस्तीन राष्ट्र के रूप में जो है सामने आया था। इसके बाद 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विध्वंस आज ही के दिन हुआ था। तो बहुत सारे विवाद सामने आए थे, कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई थी, पूरे देश में आपातकाल की स्थिति जैसी हो गई थी। तो कुछ ऐसे मुद्दे आज के दिन देश में हुए हैं। मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, अगर आपसे पूछा जाए तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे संबंध मॉरिशस से काफी अच्छे हैं। तो मॉरिशस में जो घटनाएं घटती हैं वो हमारे एग्जाम में ज्यादातर आंसर क्या है इनका, डॉक्टर राम गुलाम। ठीक है, आपको दिखाई दे रहे होंगे ये एजेड से व्यक्ति, ये जो है यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं, जिनका नाम क्या है, डॉक्टर राम गुलाम, यहाँ के राष्ट्रपति चुने गए। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है तो लेबर पार्टी के प्रमुख जो है ये इस समय है, और इन्होंने जो है मौजूदा प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ को हराया है। ठीक है, प्रविंद जगन्नाथ को इन्होंने हराया है। और अगर बात करें तो ये अफ्रीका के पूर्वी तट पर, अफ्रीका के पूर्वी तट पर जो आपका हिंद महासागर है उसमें एक छोटा सा द्वीपीय देश है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप ध्यान रख सकते हैं मॉरिशस की राजधानी क्या है, मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस, मुद्रा मॉरिशियाई रुपया, और राष्ट्रपति यहाँ के जो है पृथ्वीराज सिंह रुपुन है। ठीक है, कौन है, पृथ्वीराज सिंह रुपुन यहाँ के राष्ट्रपति है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ग्रीन एनर्जी के लिए किसके साथ समझौता किया है। आपको फोटो देखने के बाद ही पता चल गया होगा कि किसके साथ समझौता किया है। तो आंसर क्या है इसका, टाटा पावर। टाटा पावर के साथ क्या किया है आपका, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ग्रीन एनर्जी के साथ समझौता किया है। देखो आपको पता होगा कि नोएडा में क्या बन रहा है, एक हवाई अड्डा बन रहा है, भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जिसका नाम है जेवर हवाई अड्डा, उसकी हम बात करने वाले हैं। इसमें ध्यान रखना यह है कि इस साझेदारी में भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के एकीकृत उपयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। इसमें 550 करोड़ रुपए के निवेश की शुरू हुई, मतलब शुरुआत हुई है। 550 करोड़ रुपए का निवेश इसमें टाटा ग्रुप करेगा। इसका मेन अगर उद्देश्य पूछा जाए तो हवाई अड्डे की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूर्णतः नवीकरणीय स्रोत पर करना है। जैसे आपका केरल का जो कोच्चि हवाई अड्डा है वो पूरी तरीके से नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित है। धीरे धीरे आपका इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित होने वाला है। तो इसी तरीके से आपका ये भी नवीकरणीय ऊर्जा पर ही आधारित नया हवाई अड्डा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी योजना में आपको ध्यान रखना है 10.8 मेगावाट की पवन ऊर्जा और 13 मेगावाट की सौर ऊर्जा का क्या किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। और ये बड़ी मात्रा में इसमें धनराशि की निवेश की आवश्यकता पड़ेगी। इसमें सबसे पहला जो निवेश किया है वो टाटा पावर के द्वारा किया गया है। टाटा कंपनी काफी चर्चा में रही थी क्योंकि टाटा कंपनी के अभी हाल ही में जो प्रमुख थे उनकी मृत्यु हो गई थी। अब टाटा कंपनी में कुछ चेंज हुआ है, तो टाटा कंपनी के नए चेयरमैन कौन बने हैं, नोएल टाटा। और टाटा कंपनी की स्थापना सन 1868 में मुंबई में किसके द्वारा, जमशेद जी टाटा के द्वारा स्थापना की गई थी। क्लियर है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो हाल ही में गोवा में आयोजित 5वें IRGC का समझौता किस देश के साथ हुआ है। दरअसल IRIGC की बात करें तो हुआ क्या है कि भारत ने किसके साथ, भारत ने रूस के साथ मिलकर एक सैन्य समझौता किया है जिसमें कुछ रक्षा उपकरणों को आदान प्रदान किया जाएगा। और इसमें कुछ टेक्निक भारत रूस को देगा, कुछ टेक्निक रूस भारत को देगा। इसको लेकर रूस के उप प्रधानमंत्री भारत में आए थे, भारत के प्रधानमंत्री ने उनका जोर शोर से स्वागत किया।
और उनका जो ज्यादातर कार्यक्रम था वो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ रहा और इस बैठक का आयोजन गोवा में आयोजित हुआ। इसके बाद आपको ध्यान रखना है IRIGC की बात करें तो इंडियन रसिया इंट्री गवर्नमेंटल कमीशन सब ग्रुप इसकी फुल फॉर्म है। ये समझौता जो है किसके साथ, भारत और रूस के साथ हुआ है। जल्दी दोनों देश मिलकर एक नया एयर डिफेंस सिस्टम जो है शुरू करेंगे। ये पूरी दुनिया के लिए जो है बड़ी एक खबर है कि इसमें चाइना पूरी तरह से बैकफुट पर पहुंच चुका है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि चाइना कहीं ना कहीं आकस्मिक रूप से रूस के समर्थन में रहता है, रूस चाइना के समर्थन में रहता है, तो अब पूरी तरीके से रूस ने चाइना को इग्नोर कर दिया है। यहाँ पर BDL एक कंपनी है, वो रूस की कंपनी के साथ मिलकर जो है एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर करेगी जिसमें एक नया एयर डिफेंस सिस्टम लगाया जाएगा। साथ ही में ये वाली बात ध्यान रखनी है कि पेंटासिर एयर डिफेंस मिसाइल गन सिस्टम पर ये पूरा सिस्टम आधारित होगा। इसमें अत्याधुनिक राडार ट्रैकिंग सिस्टम और 36 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई के टारगेट का पता लगाने की सटीक क्षमताओं के कुछ हथियारों को विकसित किया जाएगा। इसमें अभी कहा जा रहा है कि बाद में DRDO भी शामिल हो जाएगा। अभी DRDO ने ऑफिशियली कोई अपनी जानकारी नहीं दी है, पर यह जानकारी भी धीरे धीरे आ जाएगी। इसके बाद रूस की बात करें तो रूस की राजधानी आपको पता ही है, रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को। राष्ट्रपति यहाँ के व्लादिमीर पुतिन है। मुद्रा यहाँ की रूबल है। प्रधानमंत्री कौन है, मिखाइल मिशुस्टिन। और भारत में जो इस समझौते को लेकर आए थे वो प्रधानमंत्री जिनका नाम है डेनिस मंटूरोव। क्या नाम है, डेनिस मंटूरोव। ये भारत में आए थे। अगले क्वेश्चन में आते हैं तो केंद्र सरकार ने इन राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए 725.62 करोड़ रुपए के निवेश की मंजूरी दी है। अगर आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए 725.62 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, क्योंकि यहाँ जो आग बुझाने और ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ज्यादातर जो इनका क्षेत्र है वो वन वाला क्षेत्र है। और इनमें एक समस्या बनी रहती है, कि वो क्या करे, वो वनों में आग लगती रहती है, तो वनों में कुछ नई टेक्नोलॉजी से अगर आग बुझाएंगे, एक तो जन धन की हानि कम होगी और इसके अलावा वहां के जीव जंतुओं को भी बचाया जा सकता है। उसके लिए ये इन्होंने कहा है कि हम एक निवेश चाह रहे हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है तो छत्तीसगढ़ को 147 करोड़, उड़ीसा को लगभग 201 करोड़, पश्चिम बंगाल को 376 करोड़ आवंटित इसमें किए जाएंगे। साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत ये धनराशि इन तीनों राज्यों को दी जा रही है। और इसमें छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की जो सरकार है उसने ये कहा है कि भारत सरकार अब सभी जो अलग अलग राज्य हैं उनमें इस तरह का निवेश करेगी, जिससे अगर किसी को कोई समस्या हो रही होगी राज्य को आग के संबंध में, तो वो नए आधुनिकीकरण हथियार, औजार और मशीनें खरीद सकता है। इसका उद्देश्य क्या है, आपदा प्रबंधन को भारत में पूरी तरीके से मजबूत करना और अग्निशमन सेवाओं की कार्य क्षमता में बढ़ाना है। इससे ऐसा नहीं है कि केवल मशीनें खरीदी जाएंगी, इससे रोजगार भी बड़े लेवल पर पैदा होगा, जिससे नई स्किल लेबर इसको यूज कर सके। पंडित राम नारायण, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस क्षेत्र के व्यक्ति थे, तो आपको इनका जो फोटो देखने के बाद पता चली गया होगा कि ये बहुत ही फेमस, विश्व प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे और ये भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सारंगी को जो है प्रदर्शित किया हो। इनसे पहले सारंगी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी भी भारतीय के द्वारा ख्याति नहीं दी गई थी। ये बात ध्यान रखनी है। इनको पद्म विभूषण और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिल चुके हैं। 96 साल की आयु में इनका निधन हुआ है। इनका जन्म राजस्थान में हुआ था और इनकी मृत्यु कहां पर हुई है, इनके घर मुंबई में बांद्रा में इनकी मृत्यु हुई है। इनकी पुत्री के द्वारा इसकी घोषणा की गई। तो आपको ध्यान रखना है पंडित राम नारायण किसके कौन से संगीत से जुड़े हुए हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये आपके सारंगी वादक है। क्या है, सारंगी वादक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि कायाकल्प योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है।
कायाकल्प योजना की अगर बात करें तो ये वही कायाकल्प योजना है जो 2015 में स्वच्छ भारत अभियान के तहत शुरू की गई थी। तो इस कायाकल्प योजना की अगर बात करें तो ये आपकी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये क्या की गई है, शुरू की गई है। अगर बात करें तो इसमें क्या होगा, राजस्थान सरकार इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। उन्होंने ये बोला है कि हम अभी इसको मतलब एक मॉडल के रूप में स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें आपके 20 सरकारी जो कॉलेज होंगे उनके मुखौटों पर सॉरी उनके मुखौटों पर प्रवेश द्वारा जो है नारंगी रंग से उनको जो है रंगा जाएगा। जो नारंगी रंग है वो क्या है, आपका एक स्वच्छता का प्रतीक इस कार्यक्रम का माना जा रहा है। इसके अलावा इसका उद्देश्य है स्वच्छता को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना और ये सार्वजनिक सुविधाओं में सफाई, स्वच्छता, संक्रमण नियंत्रण के लिए जो है ये पूरी तरह ध्यान केंद्रित करने वाली है। इसके अलावा ये योजना अगर आपसे पूछा जाए तो ये क्या करती है, पुरस्कार भी देती है। ये अलग अलग डिपार्टमेंट को अपनी अपनी किस किस लेवल की वो स्वच्छताएं कर रहे हैं उन पर ये पुरस्कार देती है। इसके अलावा ये स्वच्छ भारत अभियान के द्वारा चलाई गई योजना है और आपको मैं बता दूं कि स्वच्छ भारत अभियान आपका 2 अक्टूबर 2015 को चलाया गया था। ठीक है, 2 अक्टूबर 2015 को स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ था। स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार इस साल भारत के सूरत और इंदौर जो है दोनों के दोनों, आपको ध्यान रखना है कि संयुक्त रूप से, कौन से रूप से, संयुक्त रूप से सबसे स्वच्छ शहर माने जाते हैं और इस साल यही दोनों सबसे स्वच्छ शहर है। वायु गुणवत्ता के आधार पर आपका स्वच्छ शहर जो है अलग है। फिल्म निर्माता फिलिप नोयस को कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा, ये बहुत ही फेमस जो है एक फिल्म निर्माता है हॉलीवुड के, इनको कौन सा अवार्ड दिया जाएगा। देखो दादा साहब फाल्के पुरस्कार आपको पता ही है कि जो दिया गया है वो किसको दिया गया है, मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। ठीक है, मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। आईफा अवार्ड की अगर बात करें तो आईफा अवार्ड में जो सबसे ज्यादा अवार्ड मिले हैं वो किसको मिले हैं, शाहरुख खान को मिले हैं। और अगर बात करें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड जो है अब की बार मिला था वो किसको मिला था, ऋषभ शेट्टी को मिला था। ये किसको मिला था, ऋषभ शेट्टी को दिया गया। आंसर है इसका सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। 55वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की अगर बात करें तो इसमें फिलिप नोयस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाएगा। और फिलिप नोयस जो है ऑस्ट्रेलिया के क्या है, निर्देशक है। क्लियर है। अब ये इनको क्यों चुना गया है मैंने आपको बता सकता हूं। तो इसमें आपको पता होगा कि 2024 में नवंबर के महीने में आपका अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन होगा। इसमें आयोजक अगर आपसे पूछा जाए कौन है तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ये जो है इसके आयोजक है। और इसकी थीम क्या है, युवा फिल्म निर्माता। थीम क्या है इसकी, युवा फिल्म निर्माता भविष्य अब है, ये इसकी थीम है। फोकस देश जो है, फोकस देश ऑस्ट्रेलिया होने की वजह से, फोकस देश ऑस्ट्रेलिया होने की वजह से नोयल को क्या दिया जा रहा है, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जा रहा है। क्लियर है ये वाली बात। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो हाल ही में डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस कहां शुरू की गई है। तो डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस पहले जो है आपकी मुंबई में चलती थी, पर वो बस जो होती थी वो डीजल वाली बस होती थी। अब की बार इलेक्ट्रिक बस जो चलाई गई है ये चलाई गई है उत्तर प्रदेश की राजधानी में। कहां पर, उत्तर प्रदेश की राजधानी में चलाई गई है। और योगी आदित्यनाथ ने इन बसों को चलाया है, इसमें ध्यान रखना है। महिला यात्रियों के लिए इसमें 50% छूट दी गई है। और हर शनिवार को हेरिटेज रूट पर जो सुबह की यात्राओं में महिलाओं को पूरी तरीके से इसमें मुफ्त यात्रा कराई जाएगी। इलेक्ट्रिक सेवाओं का विस्तार करना, उत्तर प्रदेश में यातायात की भीड़ को कम करने के उद्देश्य से ये बस चलाई गई है। 56 व्यक्ति इस बस में आराम से बैठ सकते हैं। और अन्य राज्यों के लिए जो है उत्तर प्रदेश एक बेंचमार्क बनने की कोशिश कर रहा है कि आप इलेक्ट्रिक बस इस तरीके से चलाओ कि जिससे जो महिलाएं हैं वो अनकंफर्टेबल ना हो और सड़कें जो है वो ग्रीन हाउस जो गैस है उससे भी प्रभावित ना हो। उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 24 जनवरी को, राजधानी इसकी है लखनऊ, मुख्यमंत्री आपको पता ही है योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है यहाँ के आनंदीबेन पटेल। और यहाँ का कई बार पुष्प भी पूछ लिया जाएगा, तो पुष्प है इसका, अगर आपसे पूछा जाए बताओ जंगल की
आग कौन से फूल से लगती है? जंगल की जो आग है, जंगल की आग किस पुष्प से लगती है? बताओ जरा आप कमेंट करके, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ। चलो मैं ही बता देता हूँ, आंसर क्या है इसका? पलाश। पलाश नाम का जो फूल है, इससे क्या करती होती है? जंगल की आग लगती है। और ये जो है यहाँ का क्या है? राजकीय पुष्प है। क्या है? राजकीय पुष्प। क्लियर है बात? अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का ऐतिहासिक उत्थान वीपो पेटेंट फाइलिंग 2023 में जो है, अब जो 2024 में आंकड़े आए हैं, ये कौन से स्थान पर रहा? ये बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है कि अब भारत जो है क्या कर रहा है? चाइना जैसे देश, अमेरिका जैसे देश, जर्मनी जैसे देश को टक्कर दे रहा है और अपने पेटेंट हासिल करने के लिए बड़े लेवल पर जो है क्या कर रहा है? ये घोषणा कर रहा है कि हमें नए पेटेंट चाहिए। तो वीपो फाइलिंग की अगर बात करें तो इसमें हमारा जो स्थान रहा है अब की बार, टॉप 10 में हमारा छठा नंबर रहा है। कौन सा नंबर रहा है? टॉप 10 में हमारा छठा नंबर रहा है। भारत में ये जो है लगभग 64,480 पेटेंट फाइलिंग दर्ज हुई है, जो साल दर साल जो है 15.5% के आसपास की दर से जो है बढ़ रही है। आने वाले समय में अगर ऐसे ही पेटेंट का मामला बढ़ता रहा तो हम अगले 3 सालों में चाइना को बड़े आराम से बीट कर सकते हैं, कि हर साल हमारा 15% पेटेंट दर्ज करने की जो स्पीड है वो बढ़ रही है। इसमें यह ध्यान रखना है कि 20 पेटेंट फाइलिंग देशों में सबसे बड़ी वृद्धि दर अगर किसी ने की है तो वो भारत ने की है। और दुनिया में क्या है? 35 लाख से अधिक पेटेंट जो है इस साल दायर किए गए थे, मतलब इस साल का 2023 में। सबसे ज्यादा जो पेटेंट दायर हुए थे वो किसने? चीन ने किए थे। और छठे नंबर पर कौन आया है? इसमें भारत आया है। दूसरे नंबर पर कौन है? अमेरिका। तीसरे पर जापान, कोरिया और फिर जर्मनी। अब आप समझ सकते हैं कि भारत धीरे धीरे अगर इसके 15% की कैलकुलेशन करें तो अगले 4 वर्ष में बड़े आराम से भारत जो है कहां पहुंच जाएगा? पहले नंबर पर पहुंच जाएगा। ठीक है, ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी बात है। इससे क्या होगा? भारत में आने वाले समय में बहुत सारे मोबाइल, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सस्ते होंगे, क्योंकि उनका सबका प्रोडक्शन भारत में होना शुरू हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इसी में डिटेल थोड़ी करते हैं। तो वीपो की अगर बात करें तो वीपो की स्थापना 1967 में संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के रूप में हुई थी। इसके बाद अगर बात करें, इसका मुख्यालय जो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके सदस्य देश कितने हैं? 197। महानिदेशक इसके डैरेन टैंग है। और मुख्य कार्य है कि विश्व स्तर पर बौद्धिक संपदा जो आईपी होती है, ठीक है, उसके अधिकारों को, संरक्षण को बढ़ावा देना, ये इसका क्या है? मुख्य कार्य है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, तो विश्व निमोनिया दिवस, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। विश्व निमोनिया दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो अगर आपसे पूछा जाए विश्व निमोनिया दिवस, तो विश्व निमोनिया दिवस आपका 12 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है विश्व निमोनिया दिवस? ये लिख रहा आपका 12 नवंबर को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी? हर सांस मायने रखती है। आपको मैं बता दूं, निमोनिया क्या होता है? फेफड़े का एक संक्रमण होता है जो बैक्टीरिया, वायरस या फंगस की वजह से हो सकता है। कई बार निमोनिया को अगर हल्के में ले लेते हैं तो निमोनिया से फेफड़ों में पानी, पस और सीओपीडी की समस्या भी हो सकती है। तो ये एक गंभीर बीमारी है। बड़े लेवल पर दुनिया में इसमें बच्चे, वृद्ध मरते हैं। और सबसे ज्यादा जो फेफड़ों में निमोनिया पहुंचता है तो स्विमिंग पूल और जो तालाब में नहाने वाले जो लोग होते हैं उनके फेफड़ों में वायरस, बैक्टीरिया के द्वारा, जल के जो दूषित वायरस बैक्टीरिया होते हैं उनके द्वारा बड़े आराम से जो है उनके शरीर में पहुंच जाता है और उसके बाद उनको निमोनिया हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले 2009 में ग्लोबल कोलिएशन अगेंस्ट चाइल्ड निमोनिया के द्वारा जो है विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया था। और इसका उद्देश्य ये है कि लोगों को इसके प्रति जागरूक करना है, ताकि लोगों को पता चल सके कि निमोनिया कैसे फैलता है और इसका इलाज कैसे होता है। बहुत गंभीर बीमारियों में से एक है, पर इसको ज्यादातर, भारत की मैं बात करूं तो भारत के लोग तो इसको बहुत ही ज्यादा हल्के में लेते हैं। तो आज हमने इतने सारे क्वेश्चनों पर चर्चा की है। कल एक किसी और अच्छे से टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फिर मिलेंगे एक बढ़िया सी क्लास में। यहां तक अगर आपने वीडियो देखी है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे। धन्यवाद।